बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस। आप सभी बच्चों को एम क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो मैं चंदन कुमार आज फिर नए टॉपिक के साथ, है ना। तो कल का जो हमारा वीडियो था बेटा आपका वेक्टर अलजेब्रा का था। तो वेक्टर अलजेब्रा में सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और रिप्रेजेंटेशन अब बताया था। उसके बाद किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है तो नोटेशन बताया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग बताएंगे जैसे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं वो चीज को आपको आज बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या होगा, कितने टाइप्स का वेक्टर होगा तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ। आपको बोर्ड पे देख रहा हूं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता क्या है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा वक्त टाइम नहीं लूंगा इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, छोटी छोटी बात है। बस मैं सिर्फ फॉर्मेट में आ रहा हूँ धीरे धीरे। उसके बाद जब मैथमेटिकल टर्म में आओगे ना तो काफी इंटरेस्ट लगेगा, ओके। तो चलिए थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी होता है इनिशियल टाइम में कि कैसे क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ाओ तो डायरेक्ट उड़ा नहीं ना दूंगा, धीरे धीरे लेवल आपको ले जाऊंगा, है ना। बस सिर्फ लगातार बने रहें और नोट्स करते जाए। देखिए पहला जो है टाइप्स में पहला आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। तो मैं यहाँ आप भी नोट्स को उसी तरह लिखेंगे, वो चीज नहीं लिखेगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक एक करके देख रहा हूँ। पहला जो पढ़ना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई एक वेक्टर है, सपोज करो ये हमारा वेक्टर है, क्या बेटा आपका वेक्टर। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड में कैसे लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में हम लोग लिखेंगे ऐसे, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसे, एक मॉडुलस के जैसा। मतलब ये हुआ कि कभी भी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड किसी का निकालेंगे तो वो नेगेटिव चीज नहीं होगा, ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि मैग्नीट्यूड हमेशा एक नॉन जीरो नंबर होगा। क्या होगा बेटा आपका नॉन जीरो नंबर, ओके। तो नॉन जीरो का मतलब होता है जो आपका, या नॉन नेगेटिव ऐसे लिखो ज्यादा बेटर होगा, नॉन नेगेटिव, है ना, नॉन नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखते हैं ऐसे हैं, देख रहे हो आप कैसे लिखना है इसको। सो या फिर शॉर्ट में और भी लिख सकते हो इसको, दूसरा मॉड ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो दो तरीका है, चाहे आप ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे लिखें। जैसे किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अगर मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब बोलोगे सर ये एक्स वाई जेड आता कहां से, तो मैं बता दूं कि एक्स वाई जेड आता कैसे है। ये देखिए ये तीन डायरेक्शन में है, सपोज करो, है ना। ये है, ये है, ये मान लो z है, ये x है और ये आपका y है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन सपोज कीजिए कि इधर है, जिसको हम लोग z वाला को k से, यहाँ पे x वाला को x वाला को I से और y वाला को हम लोग यहाँ पे j से कहेंगे, ठीक है ना। तो I कंपोनेंट होता है x एक्सिस के अकॉर्डिंग, j कंपोनेंट हो जाएगा y के अकॉर्डिंग और k कंपोनेंट हो जाएगा z के अकॉर्डिंग। अब फिजिक्स में बहुत सारा फर्स्ट ईयर में ऐसा चीज पढ़े होंगे। फिलहाल ऐसा देखिए कि अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया रहेगा 3 डायमेंशन में x y z और तीनों के साथ i j k रहेगा, ठीक है। अगर इसका हमें फाइंड करना है बेटा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। कभी कभी वर्ड में लिख देगा, कभी कभी ऐसे लिख देगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालिएगा ना तो कुछ भी नहीं करना है, रूट लगा दीजिएगा और जितना भी आई जे के का कॉफिशिएंट है, आई जे के का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जो ये मैग्नीट्यूड निकल गया, ये हमारे पास वेक्टर था, इस वेक्टर का हमें क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। यही है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूं इसके आधारित। सपोज करो
कि एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j प्लस 2k, इसका हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात करना। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऐसे रूट लगा देते हैं सर। रूट लगाने के बाद क्या करेंगे, बोला i j k का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का मतलब है कि i के साथ में 3 है, j के आगे 4 है और k के आगे 2 है। तो इन सभी चीजों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब हो गया 9 प्लस 60 प्लस 4, मतलब यहाँ पे 16 4 20 और 29, ये हो जाएगा 29। रूट टूटे तो अच्छी बात है और ना टूटे तो कोई बात नहीं, आप उतना ही छोड़ दीजिए। तो समझ में आ गया? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड किसी चीज का कैसे निकाला जाता है। मतलब एक वेक्टर है तो इन लोग इसको ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बस सिंपल ऐसे समझो। तो टाइप्स ऑफ में पहला लाया मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। करेंगे, देखिए जीरो वेक्टर नंबर 2 में आपका जो है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या आता है, नाम से ही लग रहा है जीरो। ओके, देखो जीरो वेक्टर को हम लोग ऐसे जीरो लिखेंगे और इस पे ऐसे का साइन देंगे या फिर सिंपली जीरो भी लिख देंगे, ठीक है। जीरो वेक्टर को इस प्रकार से दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो लिख के ऐसे साइन दे देना है या फिर जीरो ऐसे लिख दीजिए, यानी ओ आकार का लिख देना, ओ तो लिखना आता होगा। तो जीरो वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब जीरो वेक्टर में एक्चुअली होता क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, उसका तो जो मैग्नीट्यूड होगा जीरो होगा, मतलब ना उसका कोई इनिशियल पॉइंट होगा और ना कोई टर्मिनल पॉइंट होगा। जैसे मैंने कल बताया था, जो पिछला आपको जो वीडियो में मिलेगा पार्ट 1 में, जैसे कल मैंने ये कहा था कि अगर मान लो ये P है और ये Q है, ठीक है ना, तो ये हमारा होता है क्या, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये टेल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका हेड हो जाएगा। ओके, अब ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, लेकिन अब सिर्फ मैं एक पॉइंट लेता हूं, इस वेक्टर का क्वांटिटी जानना चाहता हूं। तो आप बता सकते हो कि इसका P कहां पे और Q कहां पे, कुछ भी नहीं बता सकते ना। मतलब ये हुआ कि इसका यहाँ पे जीरो डायरेक्शन हो गया, मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड है ही नहीं। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड पता चल जाता कि यहाँ से यहाँ तक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, लेकिन इसका कोई बता सकते हो मैग्नीट्यूड क्या होगा। जीरो एक पॉइंट है जिसमें ना इनिशियल पॉइंट पता चल रहा है, ना टर्मिनल पॉइंट पता चल रहा है, ना टेल पता चल रहा है, ना हेड पता चल रहा है। तब ऐसे सिचुएशन में करना क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर। मतलब ये हुआ कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बेटा, आपका जीरो हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो तब होता है जब उसका तीनों डायरेक्शन क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे। ओके, मतलब एक ऐसा वेक्टर होगा जिसमें x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा और z भी जीरो होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, आपका रूट अंडर जीरो, बोले तो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो वेक्टर इसको कहेंगे। मतलब जीरो वेक्टर में जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, एक समथिंग पॉइंट है, मतलब सीधी सी बात है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अगर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो वास्तविक सिचुएशन में वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है प्रॉपर वेक्टर, ठीक है ना। प्रॉपर वेक्टर क्या होगा बेटा आपका, एनी नॉन जीरो वेक्टर। अभी मैंने जस्ट बताया कि जीरो वेक्टर होता क्या है, ठीक है। अब जीरो वेक्टर में हमने उसका बोला जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, राइट। तो नॉन जीरो वेक्टर कौन होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, है ना। मतलब जिसका ये कह सकते हैं था कि जिसका मैग्नीट्यूड, मान लो सपोज करो कि ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ए वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर वेक्टर कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, कोई लंबा लंबा फेंकने का बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि प्रॉपर वेक्टर में होने वाला क्या चीज है। जो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा वैसा वेक्टर हमेशा आपका प्रॉपर वेक्टर के तहत में आएगा। बात क्लियर हो गया? छोटी छोटी बात है, मैं सीधा एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई एक वेक्टर ले रहा हूं एग्जांपल तौर पे, मान लिया आई है प्लस 2j है प्लस 3k है, क्या बता सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? जाहिर सी बात है अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इट मींस
फाइनल करोगे तो 9 और 4 13 14 मतलब आएगा कितना 14 आएगा। क्या ये 0 के बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर हमारा क्या कहलाया? प्रॉपर वेक्टर कहला गया। ठीक है ना। तो जिसका मैग्नीट्यूड अगर 0 नहीं हो वैसा वेक्टर हमारा प्रॉपर वेक्टर कहलाता है। मतलब जो नॉन जीरो वेक्टर होते हैं वही हमारा प्रॉपर वेक्टर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपको दिखाना है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। ओके, तो देखिए यूनिट वेक्टर में क्या होगा? फॉर्म में कहता है ए वेक्टर हुज मॉडुलस, ध्यान देना बेटा, हुज मॉडुलस यूनिटी है ना। कहता है वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस क्या होता है? 1 होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जिसका मॉडुलस क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए। ओके, जैसे अब मैं ये कहूं आपको कि अच्छा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहली बात तो ये हुआ, अगर सपोज करो कि लेट ए हमारा कोई वेक्टर है, ठीक है, क्या बेटा? वेक्टर है, तो इसका अगर हमें लिखना है यूनिट वेक्टर, क्या लिखना है? देन यूनिट वेक्टर लिखना है किसका? ए वेक्टर का। तो इसको लिखेंगे कैसे? ए का पावर में क्या देंगे? कैप लगा देंगे। इसको एक कैप पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे टोपी लगाते हैं हम लोग, तो कैप, अरे मेरा कैप किधर है, वो है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए कैप। यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मैं यहीं पे लिख देता हूं ए कैप को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस वेक्टर के ऊपर में कैप पड़ जाएगा, समझ जाना, वो यूनिट वेक्टर है। अर्थात यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है, सॉरी, यूनिट वेक्टर बराबर होता है, तो उस पे का पावर यहाँ क्या देना है? कैप दे दोगे, तो ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है ना। यानी उसी वेक्टर में उसी का मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वह यूनिट वेक्टर निकल के आता है। क्या बात समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताऊं, चलो एग्जांपल देखते हैं फटाफट। सपोज करो कि ए वेक्टर बराबर है 4i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, चलिए इसका ज्ञात करना है यूनिट वेक्टर, या चाहे तो ये इतना लिखता या तो शॉर्ट में लिख देता एक एफ डायरेक्ट और कुछ भी नहीं, है ना। तो अब इसका हमें यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है इस वेक्टर का, कि अगर एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, इसका सोल्यूशन क्या करेंगे? ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 4i प्लस 2j प्लस 6k। अब इसका यूनिट निकालना है, सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर, तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। ठीक है, अब ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होता है, तो ए वेक्टर तो लिख दूंगा ऊपर में सेम टू सेम 2j प्लस 6k। ओके, अब नीचे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता था? इसी का यानी 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कहने का मतलब है ऊपर में तो सेम रहेगा 4i प्लस 2j प्लस 6k, और नीचे हो जाएगा, यहां करेंगे तो कितना होगा? 36 प्लस 4 40 और 16, तो यहां पे आपका हो जाएगा 36 हो गया, ये 4 40 और 10 50 और 6, यानी आपका हो जाएगा 56, ये हो जाएगा, है ना। तो बस यही निकल गया आपका क्या? यूनिट वेक्टर निकल गया। चाहो तो इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दो, 4 बटा इतना लिखो, 2 बाय इतना लिखो, 6 बाय इतना लिखो, अलग अलग कर दो तो वही यूनिट वेक्टर निकल गया। तो समझ में आया कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो हमेशा वैसा जिसका मॉडुलस यूनिटी हो वैसे वेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। और यूनिट वेक्टर को हम लोग ए का पावर कैप लिखते हैं, और ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब इसी चीज में अगर सपोज करो कि ये 3 डायरेक्शन में होता है यहाँ पे, है ना, ये मान लो 3 डायरेक्शन में है, सपोज करो यहाँ 0 है, ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ये वाला सी वेक्टर है, और यहाँ पे सभी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहता तो ए वेक्टर का तो यूनिट निकल गया, क्योंकि इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते
तो वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर बी का मान लो निकालते हैं तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाता, आपका बी का मैग्नीट्यूड बराबर, है ना। उसी प्रकार से सी का निकालते हैं तो सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन का जिसका भी आपका यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये था यूनिट वेक्टर के तहत में, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, नाम है को इनिशियल, है ना, जिसको दूसरा नाम अगर ट्रायंगल में हम बात करें तो कोइंसाइड होता है। तो को इनिशियल में क्या होता है कि जिसका इनिशियल दोनों एक ही साथ हो, मतलब एक ऐसा वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स का देखो वेक्टर और वेक्टर्स एस लगा रहे, एक में एस नहीं लगा रहे, तो यहां वेक्टर्स का बात करेगा। मतलब अगर हम ये कहें कि एक ऐसा रहेगा, मान लो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, 3 डायरेक्शंस वाली बात है। सपोज करो ये वाला सी है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए है। अब इसमें ये चीज देखिए कि इसका डायरेक्शन इधर है ना, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन आपका इधर है। मान लो यहां पे 0 है, तो इन तीनों का जो को इनिशियल होगा, क्या यहां पे जो हमारे पास है, सपोज करो यहां ए वेक्टर, ये सी वेक्टर है, स्मॉल सी वेक्टर, और ये स्मॉल बी वेक्टर। यहाँ पे जो ए बी सी जो है, तीनों जो वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है वो कोइनिशियल वेक्टर है। कैसे? क्योंकि तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, एक ही हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे यही तो है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो अगर इनिशियल पॉइंट सभी वेक्टर का सेम रहेगा, इनिशियल पॉइंट सभी का क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। मतलब हम यहां कह सकते हैं हियर कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, ओके। क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो है वो सभी का क्या है, सेम है। सी वेक्टर के लिए भी यही है, बी वेक्टर के लिए भी यही पे है और ए वेक्टर के लिए भी यही है। अगर जैसे मान लो दूसरा वेक्टर में अगर कोई दूसरा एग्जांपल हो, एक ऐसा मान लो वेक्टर ले रहा हूं यार, ठीक है, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, यहाँ पे ये वेक्टर कह रहा हूं ये बी वेक्टर है, एक का डायरेक्शन इधर, है ना, सी वेक्टर, और एक का डायरेक्शन इधर, मान लो यहाँ डी वेक्टर। अगर मैं इसमें ये कहूं कि इसका बताओ कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन होंगे, बताइए इसका कोइनिशियल वेक्टर क्या क्या होगा, बताओ। तो अगर कोइनिशियल वेक्टर इसका लिखना है तो इसमें ये देखा जाता है कि इनिशियल पॉइंट किस किस वेक्टर का। एक देखो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना, क्या हमारे पास इनिशियल पॉइंट है। ए वेक्टर का भी यहीं पे है और बी वेक्टर का। अरे इनिशियल का मतलब होता है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, उस वेक्टर का डायरेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो रहा है यहाँ से, और बी वेक्टर का डायरेक्शन हो रहा है नीचे यहाँ से। तो इनिशियल मतलब ए और बी वेक्टर यहाँ क्या हुआ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर आपका हो गया को इनिशियल वेक्टर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो कोई इनिशियल वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन दोनों इनिशियल पॉइंट जिसका सेम रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो तो देखो इस डायरेक्शन का डी वेक्टर का जो डायरेक्शन ऊपर जा रहा है इसके लिए तो इनिशियल ये है, लेकिन इसका तो इनिशियल ही ना हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, इसका जाएगा तो ये नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का इधर ये इनिशियल नहीं मिल रहा है। तो जिसका इनिशियल पॉइंट मिलेगा वह सब वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। उसके बाद और भी बच गया है लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, है ना, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। और भी कुछ कुछ वेक्टर है आपका कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर। तो इन तमाम चीजों का आने क्लास आ जाएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर में, है ना। तो इतना मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ तक आज आपको कोइनिशियल वेक्टर तक आपको बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे जो इसके बाद बच गया। तो आज 5 हो गया, 4 तो आपको और बताया जाएगा, ठीक है ना। बस आप इसको नोट्स करते जाएं और प्रॉपर अपना नोट्स बनाते जाएं ताकि लास्ट में रिवीजन टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, मैं एक चीज बता देता हूँ, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में डालें, बस सिर्फ आप एक बार नोट्स कर दें, देख लें, बस खत्म हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है। और जाते जाते आपको अगर वीडियो पसंद आया
तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं आया मत करना। क्लियर है? पसंद आए तबे करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, ठीक है, ओके।